हमारे लोगों ने, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा फुले शाह अम्बेडकर जी के सोच को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने लगातार हमारे नेताओं को साथ देने का प्रयास किया। लेकिन हमारे नेता जो है वो मतलबी निकले, स्वार्थी निकले। सत्ता के लिए वो खुद को बेच दिए, बाजार में खड़े हो गए खुद को बेचने के लिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई में और हमारे साथ एक ऐसे होनहार नेता है जिनके साथ आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी में रहकर एक ऐसी भूमिका निभाई है, हर किसी ज़रूरतमंद को मदद करना। कोरोना महामारी में गाड़ी, बस, दुकानें सभी बंद थी, लेकिन लोगों की जो ज़रूरतें थी उसे पूरा करना बड़ी भूमिका निभाते हुए मनोज संसारे जी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाए हैं। इसी मसले पर उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, कोरोना महामारी में जिस तरह लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन उनके लिए आप बाहर निकले, आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली कोरोना महामारी में गए 6 महीने से जो लॉकडाउन और अनलॉक हुआ है, उसमें कई जो गरीब लोग हैं, जिनका पेट अपने रोजंदारी पे चलता था, खास करके दिहाड़ी मजदूर और ये हॉकर्स वगैरह, टैक्सी रिक्शा चलाने वाले, इन लोगों के ऊपर काफ़ी दिक्कतें आई थी कि किस तरह से अपने परिवार का हम गुजर बसर कर सकें। और सिर्फ महीने नहीं तो मुझे लगता है पूरे देश में अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो NGOs है, अलग अलग व्यक्तिगत स्वरूप, हर एक व्यक्ति ने एक दूसरे को मदद करने की कोशिश की। मैंने भी, जो मेरे संबंधित लोग थे, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वडाला, कोरबा, मिठागर, यहाँ के लोगों के लिए, और जो मेरे सहयोगी है, मेरे राजनीतिक तौर पे जो मेरे साथ है, या और अलग अलग जो हमारी संस्था संगठन है उसमें जो मेरे साथी काम करते हैं, उन लोगों के मैंने काम किया। मुझे लगता है बहुत बड़ा काम तो मैंने नहीं किया है, लेकिन जितना भी हो सकता है उतना मैंने मदद करने की कोशिश की। और मुझे लगता है सिर्फ ये मैंने नहीं किया है, तो पूरे भारतवर्ष में हर जो जिसके दिल में इंसानियत है, जिसको लोगों का दुख दर्द समझ में आता है, उन हर इंसान ने, उस हर व्यक्ति ने ये काम किया है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपको कोरोना हुआ था, आपने अपना जो देखभाल है खुद अपने जवाबदारी लेते हुए आपने किया। किस तरह आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए, फिर आप ठीक हुए, वापस आप जनता के बीच में हैं? देखिए, मैं जब यहाँ पे कुछ जीवनावश्यक वस्तु के किट बांट रहा था, कुछ औषधि, आर्सेनिक एल्बम, और वो रमज़ान का महीना था, तो हमारे जो यहाँ पे मुस्लिम भाई है उनके लिए मैं इफ्तार के लिए भी काफ़ी शाम के वक्त बांटता था कुछ सामान। तो उस वक्त एक दिन मुझे रात में थोड़ा सा बुखार आया और थोड़ी खांसी वगैरह मुझे ऐसे महसूस होने लगी। तो जो मैं देख रहा था कि कोरोना के सिम्टम्स जो है, तो ये पता चला था मुझे कि क्या तरह के सिम्टम्स होते, तो मुझे थोड़ा डाउट आया। तो मैं हमारे जो वार्ड ऑफिसर है बल्लाड़े साहब, जो यप नॉर्थ के सहायक मनपा आयुक्त हैं, उनको मैंने कॉल किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद पॉजिटिव मैं निकल सकता हूँ। तो उन्होंने तुरंत खून की जांच करने के लिए डॉक्टर की टीम भेजी। उसके बाद में उन्होंने जांच किया। 2 दिन बाद रिपोर्ट मेरा पॉजिटिव आया। मेरा जो छोटा भाई था सागर संसारे, उसका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया, क्योंकि वो भी लगातार, मेरा पूरा परिवार और मेरे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग कर रहे थे, लेकिन हम दोनों को ये सिम्टम्स दिख रहे थे। तो हमने दोनों ने जांच की तो दोनों पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद में मुझे हमारे जो वार्ड ऑफिसर साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई आप एडमिट हो जाओ सोमया में, आपका मैं इंतज़ाम करता हूँ। उन्होंने सोमया हॉस्पिटल में मेरे और मेरे भाई के लिए कॉर्ड भी बुक की। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सिम्टमेटिक्स हूँ, क्योंकि जिस तरह से सांस फूलती है कोरोना में या कुछ तकलीफ़ होती है, वैसी तकलीफ़ कुछ नहीं दिख रही थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं एसिम्टमेटिक हुआ और मैं अगर घर में ट्रीटमेंट करूँगा तो मैं ठीक हो सकता हूँ, ये मुझे भरोसा आया। ताकि मैं जाके वहाँ पे बेड पे जाके सोता था, तो जो ज़रूरतमंद पेशेंट है उसको दिक्कत होती थी, 2 कॉट उनको नहीं मिलती थी, और उस वक्त काफ़ी हॉस्पिटल में कॉट मिलने की भी दिक्कतें थी।
तो ये सब देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, मैं घर में ट्रीटमेंट करूँगा। तो मेरे एक दोस्त है सैफी हॉस्पिटल में, डॉक्टर इकबाल बोल के, काफ़ी बड़े मशहूर डॉक्टर थे, उनसे मैंने ताल्लुकात किए। उन्होंने कहा कि आप पूरा रेस्ट लीजिए, पूरा आप फूड लीजिए और ज़्यादा करके जूस आप पीजिए। और उन्होंने कुछ मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेजा व्हाट्सएप पे और बोला कि ये दवाई आप 7 दिन के लिए खाइए। तो मैंने उसी तरह से उन्होंने जो कहा था उसका फॉलोअप किया और 7वें दिन में फिर जांच की तो निगेटिव, दोनों भाई का हमारा रिपोर्ट निगेटिव आया। और आप वापस पब्लिक के बीच में? जी हाँ, पब्लिक के बीच में तो आना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोरोना और ये जो महामारी है, अगर इसमें हम सार्वजनिक स्वरूप काम करने वाले जो लोग हैं, जो खुद को समाज सेवक कहते हैं या राजनीतिक नेता कहते हैं, अगर वो ही भाग जाएंगे तो जनता किसके पास देखेंगी। जी, सही है। आपने अपनी भूमिका निभाई, आपने अपना जो फ़र्ज़ था उसे अदा किया। सर, मैं जानना चाहूँगा, अभी पॉलिटिकल बीट पे आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि आप एक बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र में माने जाते हैं, आप बड़ी भूमिका निभाते हैं महाराष्ट्र में। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त महाराष्ट्र की जो राजनीति है, महाराष्ट्र में जो चल रहा है घमासान, इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की सरकार है, बीजेपी इस वक्त सत्ता से दूर है, तो जो घमासान चल रहा है इस वक्त सरकार गिराने के लिए और फिर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, इस पे क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, ये बहुत ही बुरी तरह से देश की अवस्था अभी फ़िलहाल हो रही है। हर स्टेट में आज हम देखेंगे तो जहाँ तहाँ बीजेपी जो है, जो चुनी हुई सरकार है, उनके एमएलएज को खरीद फरोख्त करके वो लोग अपनी सत्ता बिठाना चाहते हैं। ये क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये लोकशाही का, डेमोक्रेसी का गला घुटने का बड़े पैमाने पर काम शुरू है। महाराष्ट्र में भी वो कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से चालू है। महाराष्ट्र में हम लोग देख रहे हैं कि कई बार छोटे छोटे मुद्दे लेकर राज्यपाल के पास जाना, कई नेता राज्यपाल को जाकर मिलना और कहना कि राष्ट्रपति राजवट लागू करो। तो ये मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लोग जो है वो सत्ता में इतने चूर हो गए हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। और इसीलिए जो चुनी हुई सरकारें, चाहे वो कर्नाटक की हो, चाहे वो राजस्थान में भी उन्होंने प्रयास किया था, मध्य प्रदेश में उन्होंने वही काम किया, महाराष्ट्र में भी वही करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सत्ता के लालची लोग हैं, इनको किसी भी तरह से सत्ता चाहिए। इनको देश की जनता का, किसी जाति धर्म का, किसी गरीब का, इनका किसी को कुछ पड़ा नहीं है। ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के माध्यम से इनके जो फाइनेंसर है, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग हैं, उनको खुश करने का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र, ये जो शिवराय फुले शाहू अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है, यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं अच्छा क्या है और बुरा का क्या है। और इसलिए जो अदर स्टेट में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होगा, ऐसा मुझे पक्का यहाँ पर लगता है। जी हाँ, अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि महाराष्ट्र में जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया है, उन्होंने फांसी लगाया, फिर ये हो रहा है कि अभी सीआईडी उस पर जांच कर रही है, ऐसी बहुत सारी एजेंसियां उस पर लगी हैं। अब अलग अलग एक्टर्स के नाम आ रहे हैं ड्रग्स मामले में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3-4 एजेंसियां लगा दिया है इस पे क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, सुशांत सिंह का जो भी हुआ है वो काफ़ी बुरा है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर उसने आत्महत्या भी की है तो वो भी चीज़ बुरी है। अगर उनका खून भी हुआ है तो बेशक उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये जांच चल रही है, जिस तरह से आज सुशांत सिंह की मर्डर केस को तो बाजू में रखा गया है, लेकिन नेशनल नारकोटिक ब्यूरो, हाँ, एनआरसी जो है, वो आज यहाँ पे आके जिस तरह से ये सब जांच कर रही है, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व को ये पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या चलता है। पूरे भारत को पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या चलता है। और ये जो ड्रग्स का मामला है, ये सिर्फ बम्बई तक सीमित नहीं है या फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। आप चले जाओ बड़े बड़े किसी भी शहर में, तो जो बड़े बड़े घर के बच्चे होते हैं या लड़कियां होती है, बड़े बड़े लोग, ये लोग खुलेआम ड्रग्स का सेवन करते हैं। आप बम्बई में चले जाओ, नेशनल कॉलेज में चले जाओ, मिठीबाई कॉलेज में चले जाओ, कई बड़े बड़े कॉलेज में जहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनको पैसे की कुछ कमी नहीं है, तो उनके लिए तो ये सर्रास ये काम होते रहता है।
तो मुझे लगता है जिस तरह से नारकोटिक्स ब्यूरो यहाँ पर जांच कर रही है वो ठीक है, जांच होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में अगर गलत हो रहा है तो उसकी साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब तक चल रहा था आप क्यों बंद कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बंद होना ही चाहिए। गलत बात है, क्योंकि नशे से, ड्रग्स से हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है। ये अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कोई मोदी या केंद्र सरकार के विरोध में काम कर रहा है, इसके लिए उसको जांच में लेना या उसके ऊपर उसको एक कानून के दायरे में लाके उसको तकलीफ देना, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बात होगी। अगर तुमको सही में जांच करनी है तो मैं समझता हूँ कि जो कंगना रनावत है, इन्होंने खुद कहा कि मैं नशा करती हूँ। उसके कई तस्वीर वायरल हो गए सिगरेट पीते हुए, और उन्होंने खुद मीडिया पे कहा है कि मैं ड्रग्स का सेवन करती हूँ। उसकी जांच क्यों नहीं भाई? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। अगर वो ड्रग्स का सेवन करती है तो वो भी एक्ट्रेस है। अब वो मोदी के साइड से बोल रही है या शिवसेना बीजेपी अपना शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ बात कर रही है, तो उसके लिए उसकी जांच नहीं। और दीपिका का पादुकोण जो है, जो दिल्ली में सीए एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसके में जाके शामिल हुई, तो दीपिका पादुकोण को लिया गया। अनुराग कश्यप जो है निर्देशक डायरेक्टर, उनके ऊपर भी अभी नई केस दायर कर दी, क्योंकि उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह से जांच हो रही, ये जांच बायस तरह से नहीं होनी चाहिए। कानून सबके लिए समान है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई भी गिल्टी हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मेरी राय है और पूरे देश की जनता की राय है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री जो मतलब एक्टर्स, जो बड़े बड़े चेहरे, इनको जानबूझ के लाया जा रहा है या इनसे पैसे ऐंठने के लिए किया जा रहा है? देखिए, पैसा ऐंठने के लिए भी हो सकता है। अभी इसमें तो मैं कोई पार्ट नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है पैसे के लिए भी कर सकते, बदले की भावना भी हो सकते। और जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ जो बातें करते, उनको ही टारगेट किया जा रहा है ना। बाकी लोग तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बायस तरीके से सब जांच चल रही है, और ये नहीं होना चाहिए। ये देश के लोकशाही के लिए, गणतंत्र के लिए काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत गलत बात है। इस तरह से अगर होगा तो आगे चल के लोगों का विश्वास कानून से उड़ेगा, इस एजेंसी से उठेगा, पुलिस से उठेगा, प्रशासन से उठेगा और सरकार से भी उठेगा। अगर लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर आगे चल के लगता है इस देश में अराजकता हो सकती है। मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में योगी सरकार ने एक मीटिंग रखी थी। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में नोएडा से सटे हुए फिल्म सिटी बनाया जाएगा, जो कि मुंबई की जो फिल्म सिटी थी पूरे भारत को काम देती थी। पूरे भारत के लोग आते सीखते थे और इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। ये क्या कहना चाहेंगे अभी यूपी सरकार ने जो कदम उठाए हैं? क्योंकि ये पहले कांग्रेस का कहना है कि पहला इस प्रोजेक्ट पे कांग्रेस काम कर रही थी और बीजेपी ने इसे रीलॉन्च किया है। देखिए, वो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी लॉन्च होनी चाहिए, अच्छी बात है, मैं इसको कोई गलत नहीं समझता हूँ। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार महाराष्ट्र और मुंबई को ख़त्म करना चाहती है, उसका एक ये पार्ट है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि आप देख रहे हो कि मुंबई की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कारपोरेट ऑफिस है या जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिस है, वो सब आधे से ज़्यादा गुजरात चले गए। अब रहा बात फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी भी अगर उत्तर प्रदेश में नई सिरे से खोल दी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, तो बेशक यहाँ का आधा काम जो यहाँ पर जो भोजपुरी फिल्म बनती है या और जो भाषिक अन्य भाषिक फिल्में बनती है वो वहाँ पे बननी चालू होंगी, तो बेशक यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर राज्य के विकास के लिए ये फिल्म इंडस्ट्री बना रहे तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र को टारगेट करने के लिए अगर ये पूरा फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ से हटाकर अगर यूपी लेके जा रहे तो मुझे लगता है ये गलत होगा। और ये साजिश बेशक केंद्र सरकार की है कि मुंबई और महाराष्ट्र को ख़त्म कर दे। अगर मुंबई और महाराष्ट्र को केंद्र सरकार अगर ख़त्म कर रही है, यहाँ के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज बिजनेस को उठा के अन्य राज्य में अगर कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, इसके लिए आप लोग को कुछ करना चाहिए। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि हर एक पार्टियाँ जो देश के प्रति और देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं,
वो हर पार्टियां इस पे आवाज़ उठा रही है। लेकिन अब ये हुआ है कि हर पार्टियां जो है वो बहुत कमज़ोर होती दिखाई जा रही है। यानी जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, जिस तरह से लोग रास्ते पर आने चाहिए, उस तरह से लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्यवश है हम लोगों के लिए। अगर सभी पार्टियां इकट्ठा आकर अगर ये आंदोलन करती है और जन जन तक ये बात फैलाती है महाराष्ट्र और देशवासियों की तरफ कि ये देश के संविधान के खिलाफ, देश के लोकशाही के खिलाफ, या देश के जो मजदूर है, श्रमिक है, कामगार है, हाँ, खेत मजदूर है या किसान है, उनके खिलाफ जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, यह अगर लोगों के दिमाग में लाया जाए तो मुझे लगता है कि बेशक एक दिन आएगा कि जिस लोगों ने इनको सर पे बिठा के इनको बिठाया है, वो लोग इनको नीचे उतार कर अपने पैर के नीचे ज़रूर लाएंगे। सर, मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, अम्बेडकरी समाज की बात करूं, बड़े बड़े मुद्दे पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे बड़े बड़े आवाज़ उठाए हैं, बड़े बड़े मोर्चे देखे गए हैं, लेकिन आज अम्बेडकरी समाज को बांटा जा रहा है। अलग अलग पार्टियां बन रही है, अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं। पहले अम्बेडकरी समाज के तरफ से ऐसे बहुत सारे लोग खासदार बनते थे, एमएलए बनते थे, लेकिन अब नगर सेवक के लिए भी सोचना पड़ता है। इस पे क्या सोच रखते हैं? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश में जो राजनीतिक सोच दी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से, वो राजनीतिक सोच कई सालों से, अभी से नहीं, तो कांग्रेस के ज़माने से ये रिपब्लिकन पार्टी खड़ी ना हो, इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास किए गए। जो जो बाबा साहब के साथी थे, सहयोगी थे, नेता थे बाबा साहब के समय में, उनको कांग्रेस ने अपने पार्टी में ले लिया, उनको किसी को राज्यपाल बनाया, किसी को सभापति महोदय बनाया, किसी को एमएलए बनाया, किसी को मंत्री बनाया। ऐसे कर कर के लालच दे दे के बाबा साहब की पार्टी जो ख़त्म करने का काम किया। उसके बाद में दलित पैंथर नामक युवकों की संगठन आई, काफ़ी आक्रामक थी। लगभग 40,000 हमारी शाखाएं महाराष्ट्र में थी, दलित पैंथर और भारतीय दलित पैंथर की। उसके बाद में हमारा एक नेता जिसको हमने बड़ा किया, जो हॉस्टल में रहता था, रामदास आठवले, जिसको किसी भी तरह का ठिकाना नहीं था उसको समाज ने सर पे लिया, उसको बड़ा नेता बनाया, उस पर विश्वास रखा। बाद में देखा कि उन्होंने भी समाज के साथ विश्वासघात किया, वो शरद पवार जी के साथ चले गए, मिनिस्टर बने। हमें लगा कि भाई चलो सत्ता में जाना चाहिए। मिनिस्टर बनने के बाद हमें लगा कि कुछ समाज के लिए या दलित समाज के लिए या बहुजन समाज के लिए या बाबा साहब की सोच के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने 5 साल ऐसे निकाल दिए। बाद में एमपी बने, 20 साल तक एमपी थे। बाद में शिवसेना के साथ शिव शक्ति भीम शक्ति का नारा लगाया। उसके बाद में फिर अब वो बीजेपी के साथ चले गए, अब केंद्र में मंत्री है। कहने का मतलब ये है कि हमारे लोगों ने, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा फुले शाह अम्बेडकर जी के सोच को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने लगातार हमारे नेताओं को साथ देने का प्रयास किया। लेकिन हमारे नेता जो है वो मतलबी निकले, स्वार्थी निकले। सत्ता के लिए वो खुद को बेच दिए, बाजार में खड़े हो गए खुद को बेचने के लिए, और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी इस देश में खड़ी नहीं हुई। आज के तारीख में अगर हम देखते हैं तो आज के तारीख में बाबा साहब के जो पोते हैं, आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर, यानी बाला साहब कहते हैं उनको, तो बाला साहब अम्बेडकर जी के पास भी अभी जो उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी निकाली थी, तो काफ़ी हमारे लोगों ने उनके पास एक आस रखी थी कि भाई अब कुछ तो होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो रोल प्ले किया, यानी इनडायरेक्ट बीजेपी को फ़ायदा हो, इस तरह का उन्होंने रोल प्ले किया और उसमें वो कामयाब भी हुए। अगर बाला साहब अम्बेडकर, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिकाप, समाजवादी पार्टी, एमआईएम और हमारे या पूरे अम्बेडकरी समाज के भी नेता अगर एक जो हमारे अलग अलग रिपब्लिकन पार्टी के गुट है, अगर वो सब इकट्ठा लड़ते तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में आज प्रकाश अम्बेडकर मुख्यमंत्री रहते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग उनके पीछे आए थे। कोई भी नेता के पीछे अम्बेडकरी समाज के लोग नहीं थे, यानी अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता के पीछे ना आठवले के पीछे थे, ना कवाड़े के पीछे थे, ना मेरे जैसे कार्यकर्ता के पीछे थे। लोग, पूरा समाज जो है अम्बेडकरी समाज, वो पूरा बाला साहब अम्बेडकर के पीछे एक संग खड़ा था और सबको लगता था कि बस अब बाबा साहब का पोता है, हम उसके पीछे ही जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो करना चाहिए था, जिस तरह से राजनीतिक कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम उन्होंने नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए, क्या उसमें वजह थी,
अब ये वही भली भांति जानते हैं, मैं उस पर भाष्य नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं मैं जानना चाहूँगा कि अम्बेडकरी समाज का जो आवाज़ है, जो एकता है, जो अखंडता है, उसे तोड़ा जा रहा है, चूर किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। बिल्कुल अलग किया जा रहा है, क्योंकि जब ये समाज जो बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर जी के सोच पे काम करता है, अगर ये इकट्ठा आया, अगर ये राजनीतिक इनको अगर क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक ये अगर होशियार हो गए ये लोग, तो इनको काफ़ी दिक्कतें जाएगी। महाराष्ट्र में भी दिक्कतें जाएगी और इंडिया में भी दिक्कतें जाएगी, क्योंकि बाबा साहब की जो सोच है वो आप सब समाज जानने लगा है कि बाबा साहब सिर्फ किसी एक जाति धर्म के नहीं थे। बाबा साहब ने इस देश के लिए, इस देश के हर देशवासियों के लिए, हर जाति धर्म के लोगों के लिए, हर बोली भाषा बोलने वाला, गरीब से लेके फुटपाथ से लेके झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, गरीब से गरीब इंसान, इन सब के लिए बाबा साहब ने काम किया है। और ये आप सब जाति धर्म के लोग ये जान रहे। कुछ दिन ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था कि जय भीम बोलेगा तो ये दलित समाज का आदमी है, नीला झंडा लेगा तो ये दलित समाज का आदमी है, ऐसा कुछ कहा जाता था। लेकिन अब हम देख रहे, हमारा ओबीसी समाज है, हमारे महाराष्ट्र के जो मराठा भाई है, या हमारा ब्राह्मण समाज है, या और जो हमारे आदिवासी भाई है, जो भी लोग हैं आज बाबा साहब को नमन करते हैं कि यस, दिस इज़ द ग्रेट पर्सन। ये आदमी ने पूरे विश्व के लिए और पूरे देश के लिए काम किया, जो मानवता के लिए था। तो आज बाबा साहब का जो सोच है वो उभर के आ गया है। अगर उस सोच की पॉलिटिकली पार्टी खड़ी होती है तो ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस्टेब्लिश, इनको जरूर धक्का बिठेगा। इसलिए लोग लगातार कांग्रेस के ज़माने से, आप लोगों की कोशिश है कि सब लोग एक मंच पे आएँ, एक साथ आएँ, एकजुट हो और लड़े। देखिए 95 में जो रिपब्लिकन पार्टी का जो एकता हुई थी, ऐक्य हुआ था, उसमें मैंने खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक चोप स्क्वाड बनाया था मैंने दलित युवकों का, और आठवले जी को वो शिवाजी पार्क के उसके पार्टी के मंच से हमने जो एक ऐक्य का मंच है जो चैत्य भूमि पे लगा था, बाला साहब अम्बेडकर और सब नेता वहाँ पे थे, उनको वहाँ पर लेके गए थे और वहाँ पर हमने वो ऐक्य 95 में कायम किया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ऐक्य होने के बाद दूसरे दिन श्रीमान बाला साहब ठाकरे ने मार्मिक में एक फ़ोटो छपवाया था कि जहाँ पर दलित नेताओं के हाथ में हाथ थे एक दूसरे के, और कमर के नीचे उनके पैर में पैर थे, यानी एक के पैर के अंदर दूसरे का पैर, यानी ऊपर तो दिखाई देता है कि ये एक है, लेकिन नीचे ये लोग एक नहीं है, क्योंकि जनता का वो रोष था, जनता का दबाव था। मैं ये चाहता हूँ कि अब ऐक्य की बात जो है, हर नेताओं को इकट्ठा लाने का, अभी रामदास आठवले तो अपना मिनिस्ट्री नहीं छोड़ेगा। प्रकाश आंबेडकर कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा। अब ये हिंदू मिल का जो ये हुआ, इसमें कोई उनको ज़रूरत नहीं थी कि बाबा साहब का पुतला मत बनाओ, बाबा साहब के पुतले का पैसा कोविड-19 के लिए दो। इसके पहले उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का पुतला मत बनाओ, वाडिया को पैसा दे दो। ये क्या चल रहा है? यानी जब खेत ही अगर कुंपन खा रहा है तो खेत किसके पास देखेगा? तो मुझे लगता है कि ये नेताओं को इकट्ठा लाने की कोई ज़रूरत नहीं। खुद ब खुद लोग समझ रहे हैं कौन प्रामाणिकता से काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, और ये लोगों को इकट्ठा भी लाया गया ना, तो ये इकट्ठा आएंगे, टाइम बिंग इकट्ठा आएंगे और अपनी जो है रोटी सेक के फिर ये लोग गुड़ बनाएंगे। तो मेरी ये सोच है कि ऐक्य होना चाहिए, लेकिन जनता का होना चाहिए। जो नेता नालायक है, जो नेता ठीक से काम नहीं कर रहा है, इनको नेता तो हमने बनाया ना, आठवले जी को नेता हमने बनाया, हर नेता को पब्लिक ने नेता बनाया, मुझे भी नेता पब्लिक ने बनाया। अगर मैं गलत काम करता हूँ तो पब्लिक ने मेरे कमर पे लात मारने की ताकत रखनी चाहिए। ये नहीं कि नेता बना तो वो सब कुछ है, वो तो बाबा साहब नहीं है ना। बाबा साहब है। हमारे सबकी जो श्रद्धा है वो बाबा साहब के प्रति है। नेता तो ये बाबा साहब का काम करते हैं, इसलिए हम उनको नेता माने। अगर ये लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत राह पे लेके जा रहे हैं, गलत राह बाबा साहब की सोच के परे काम कर रहे हैं, तो इनको इनकी जगह बताने का काम जनता ने करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, युवा भटक रहा है, हर युवा को चाहिए नौकरी, काम, बिजनेस, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। इस युवा इतना पढ़ाई करते हैं, माँ बाप पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन आज उनके पास नौकरी नहीं है। इसके लिए जवाबदार कौन है? देखिए, इसके लिए पूरी जवाबदार सरकार है।
और ख़ास करके केंद्र सरकार है। क्योंकि अभी देखो कल जो पॉलिसी बनाई गई लेबर एक्ट के ऊपर, इतनी गलत पॉलिसी बनाई है कि कल वो बीजेपी का जो कामगार ट्रेड यूनियन का जो नेता था पवन कुमार, वो कल बीजेपी के खिलाफ चिल्ला रहा था। वो कल कह रहा था कि भाई ये गलत है, तुम तो यहाँ इस देश के श्रमिकों को, मजदूरों को, कामगारों को मार डालोगे, और वो आंदोलन करने वाला है। यानी देखो, ये सिर्फ अगर कोई विरोधी पार्टी का या विरोधी कोई कामगार नेता चिल्लाता तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिस पार्टी आरएसएस से जो एफिलेटेड है, बीएमएस नाम का जो उनका है, भारतीय मजदूर संघ नाम का जो संगठन है, तो ये भारतीय मजदूर संघ का जो नेता है पवन कुमार, ये कल खुद चिल्ला रहे थे टीवी पे, बहस में जो हो रहा था। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, आनंद पानन में इन्होंने ये कानून पास किए। 2 दिन में 15 बिल आप पास करते हो, कोई उस पर चर्चा नहीं, किसी तरह का डिस्कस नहीं, किसी तरह से किसका सुझाव नहीं, बस आया दिल में पास करते चले। ये तो हुकुमशाही हो गई, तो लोकशाही कहाँ रही। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अभी लेबर कानून लाया, उसके बाद में हमारे किसान के खिलाफ जो कानून लाया, पूरे देश के किसान रास्ते पर है आज। हर तरह का जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि जितने भी देश के मालकियत के जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, वो देश के अंडर काम करना चाहिए। ऐसा कर दिया, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर हुआ, और जो बड़ी बड़ी माइंस है, हर तरह की आप यहाँ पर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो उसमें आज हम देख रहे हैं कि मनमानी चल रही है। जहाँ 100 लेबर काम करते हैं, वहाँ 10 लेबर पे काम किया जाता है। उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। तो लोग भी सोचते हैं यार, अपने बाल बच्चे का पेट पाल रहा हूँ, क्यों मैं आंदोलन करूँ। 100 लोगों का काम 10 लोग कर रहे हैं। उसके बाद में नौकर भर्ती बंद कर दी, प्राइवेटाइजेशन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया गया। मैं बीएमसी में गट नेता के हैसियत से 10 साल काम किया। अब बीएमसी में आप देखो तो पहले ऐसे होता था कि बीएमसी में जो सफाई कामगार था, वो अगर रिटायर्ड होता था तो उसके जगह पे उसके बच्चों को लिया जाता था। लेकिन आज क्या हुआ है, आज वो भर्ती बंद कर दी। बीएमसी में कम से कम 10 साल से 10,000 शेड्यूल कास्ट के लोगों की भर्ती बैकलॉग बाकी है। मैंने पूछा था सवाल, तो मुझे बताया गया कि भाई वो आदमी नहीं मिलते, कैंडिडेट ही नहीं मिलते। तो मैंने हाउस में कहा था भाई आपको नहीं मिलते कैंडिडेट एससी के, तो मेरे पास दे दो जिम्मेदारी, मैं उनको भर्ती करूँगा। तो फिर उसमें कुछ बाद में निर्णय नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बीएमसी में जो जितने भी लेबर, जो फिक्स लेबर थे, परमानेंट लेबर थे, उनको निकाल के अब 6-7 हज़ार में हमारे ग्रेजुएट बच्चे, 12वीं पास बच्चे, नौकरी नहीं है तो क्या करेंगे, नाला गटर सफाई करने का काम करते। उनको पगार कितना मिलता है, 7,000। 7,000 में उनका कोई हेल्थ का सिक्योरिटी नहीं, उनको कोई ईएफ नहीं, कोई पीएफ नहीं, कोई मेडिकल लीव नहीं, किसी भी तरह की उसको कोई किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है उस कामगार को। 7,000 में वो आके सुबह 6 बजे से लेके या 7 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक गधे जैसा काम करता है। गंदगी में पूरी बम्बई की गंदगी साफ करता है, और उसको महीने में मेहनताना कितना मिलता है, 7,000 रुपया। बताओ, अगर इस तरह से होगा तो मुझे लगता है ये दोनों केंद्र और राज्य और सभी राजनीतिक दल इसको जिम्मेदार है कि जिन्होंने यहाँ के युवकों को रोजगार देने के लिए किसी भी तरह का आज तक सराहना ऐसा कदम नहीं उठाया। हर एक ने सिर्फ अपने अपनी पॉलिटिकली रोटी सेकने का काम किया। और इसीलिए आज देखते हैं कि ये कोरोना के पीरियड में कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था तो पता चला कि कम से कम 2 करोड़ नौकरी आ गई है। 2 करोड़ नौकरी आ गई है कोरोना के पीरियड में। आप बताओ, पहले ही लोग बेरोजगार थे, अब ये फिर 2 करोड़, रेशो बढ़ते जा रहा है। अब कल चल के अगर इसी तरह से होगा तो मुझे लगता है कि गरीब आदमी जो है ना, वो अपने भूख के खातिर अगर किसी पैसे वाले को लूटेगा या किसी को शिनम झपटी करेगा तो मुझे लगता है ये भी कल समय आएगा, और उसके लिए हमको कोई यानी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय हमने लाया है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि हाल ही में आपने एक आवाज़ उठाई है मराठी एक्टर्स के लिए, क्या, क्योंकि आपने इसके लिए काफ़ी बड़ी मुहिम छेड़ी है कि कोरोना काल में शूटिंग बंद है, काम बंद है, फिल्म इंडस्ट्री का पूरी काम बंद है, इसके लिए आपने एक मुहिम छेड़ी थी। ये मुहिम कहाँ तक पहुँचा आपका?
देखिए जब से लॉकडाउन हुआ है मार्च महीने से आज तक 6 महीना होते आए लगभग। इस 6 महीने में हर तरह के सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद किए गए, चाहे वो शादी में बजाना हो, चाहे वो किसी राष्ट्रीय सन हो या किसी धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम हो सार्वजनिक, तो उसमें किसी भी तरह का अभी जमावड़ा हम लोग नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम नहीं कर सकते। शादी, यहाँ तक शादी में भी हम लोग साउंड या ज़्यादा लोग इकट्ठा ला के वहाँ पर नहीं कर सकते। तो 6 महीने तक क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र के जो कलाकार है, विविध क्षेत्र में काम करने वाले, ये सिर्फ मराठी कलाकारों के लिए हमने नहीं किया है, तो हर तरह के महाराष्ट्र में, मुंबई में गुजरात के लोग आके बसे, मुंबई में पंजाबी लोग हैं, मुंबई में आंध्रा कर्नाटक के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग हैं। तो काफ़ी अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति को जानने वाले अलग अलग कलाकार आज मुंबई में है। भोजपुरी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, भोजपुरी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा गाना बजाना और पिक्चर का भी शूटिंग होता है। तो हमने ये सोचा कि भाई आज तक ये जो कलाकार थे इनका ठीक से चल रहा था, तो ये कभी इकट्ठा नहीं हुए, ये जस्ट लाइक एक असंगठित थे सब लोग। हर एक की संस्था काम कर रही थी, जैसे नाट्य क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं नाटक कंपनी में, उनकी संस्था अलग थी। जैसे ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले कलाकार हैं, उनका संस्था संगठन अलग था। होटल लाइन में जो हमारे कलाकार गाते बजाते उनका संगठन अलग था। फिल्म लाइन में अलग संगठन था। मिमिक्री करने वालों का अलग संगठन था। निवेदक का अलग संगठन था। जो तमाशा में काम करते महाराष्ट्रन, उनका अलग संगठन था। जो वाग्या मुरली जो धार्मिक ये करते उनका संगठन अलग था। तो हमने ये सोचा कि भाई इन सब कलाकारों को इकट्ठा करके जब तक हम इनकी आवाज़ बुलंद नहीं करते तब तक सरकार इनके पास ध्यान नहीं देगा। और फिर हमने अप्रैल महीने में इसकी शुरुआत की। कई संगठनों के जो अध्यक्ष और जो उनके पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की, सबको इकट्ठा किया। लगातार हम सभी लोगों ने 7-8 मीटिंग्स की। मीटिंग के बाद हमने फेडरेशन ऑफ आर्टिस्ट एसोसिएशन, यानी जितनी भी आर्टिस्ट लोगों की संस्था है, जिसमें टेक्नीशियन आएंगे, जिसमें टेक्नीशियन में फिर साउंड वाले हैं, स्टेज वाले हैं, उसके बाद में फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफी करने वाले हैं, बैक स्टेज आर्टिस्ट है, मेकअप मैन है या ड्रेसर है, हेयर ड्रेसर है, अलग अलग सब लोगों के संगठन को इकट्ठा किया। और उन सभी संगठनों के माध्यम से सभी के 2-2 लोग हमने इस फेडरेशन ऑफ आर्टिस्ट एसोसिएशन में एज अ कन्वेनर बोल के लिए, निमंत्रक बोल कर लिए। और ये फेडरेशन ऑफ आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से हमने 16 तारीख को, बुधवार के दिन 16 सितंबर को दादर चैत्य भूमि के पास हमने एक बहुत बड़ा कलाकारों का एल्गार इस नामक एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला, जिसमें लगभग 8-10 हज़ार सब आर्टिस्ट आए थे। कोरोना के पीरियड में जाने आने की थोड़ी दिक्कतें थी, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था। कलाकार थोड़ा इतना बेचारा, उसकी दयनीय अवस्था है कि कई कलाकारों ने मुझे फ़ोन किया कि मनोज भाई हमारे पास आने को बस की टिकट भी नहीं है। तो भी इतने भारी तादाद में आर्टिस्ट लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। हमने ये मोर्चा, ये फेडरेशन के माध्यम से जो मोर्चा निकाला था, इसमें हमारी जो मांगे थी वो ये थी कि प्रतिमाह जिस तरह से आप मुंबई के डब्बे वाले को कोई आंदोलन ना करते हुए राज्य सरकार ने 2000 सानुग्रह अनुदान दिया, तो हमारा ये कहना है कि जिस कलाकारों का देश को खड़ा करने में या मुंबई महाराष्ट्र के मिलने के लिए, शायर अन्ना भाऊ साठे हो, शायर अमर शेख हो, शायर गवानकर हो, कितने आर्टिस्टों का नाम लिया जा सकता है। इन लोगों ने खून का पानी करके मुंबई महाराष्ट्र को मिला के दी। ऐसे जो कलाकार है, देश के स्वतंत्रता के लड़ाई में अनेक कलाकारों ने अपनी आहुति दी, बलिदान दिया। इन कलाकारों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ध्यान नहीं है। तो हमने ये मोर्चा के माध्यम से मांग की कि भाई जिस तरह से डब्बे वाले को आपने 2000 प्रतिमा सानुग्रह अनुदान दिया है, उस तरह से कलाकारों को प्रतिमाह 5000 रुपया गवर्नमेंट ने सानुग्रह अनुदान देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम कर्ज बाजारी, हमारे पास पैसा नहीं है, तो ठीक है, आप मत दो, हमको पैसा मत दो, हम आपके पास कोई भीख नहीं मांग रहे,
लेकिन कम से कम आप फिर कोई ऐसा ठहराव सम्मत करो, कोई ऐसा कानून लाओ कि हर कलाकार को कम से कम 5 लाख प्रति माह बिना ब्याज कर्जा देना चाहिए। जब हमारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे हम वो बैंक को फिर से रिटर्न करेंगे, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। और ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं इसके लिए उठा के कर्जा दो, तो जो भी बैंक का रूल्स है, 2 विटनेसेस या कुछ तारण रखना है या कुछ रखना है, वो सब करके हम पूरा फॉर्मेलिटीज़ करके आपको देंगे। लेकिन हमको मिनिमम 5,000 रुपया जो है, 5 लाख रुपया जो है हमको कर्जा दीजिए। जब तक आप परमिशन नहीं देते, हम भी ये समझते हैं कि कोविड के 19 और कोरोना के प्रादुर्भाव बढ़ते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। लेकिन ये सच है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के जो नागरिक हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार इसके लिए बनाई जाती है कि उनका जो मूलभूत हक है, अधिकार है, अन्न वस्त्र निवारा, उसके बारे में सरकार का ख्याल हो। तो सरकार ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, ये हमने मांग की। दूसरी हमने मांग की कि देखो हमारे माथाड़ी कामगार या हमारे नाका कामगार या हमारे बांधकाम व्यवसाय के कामगार, इन सब का रजिस्टर है गवर्नमेंट के पास, ये सब कामगार रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन कलाकार का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कलाकार को कोई रजिस्टर ही नहीं किया है। तो हमने दूसरी मांग की है कि जितने भी कलाकार हैं, जितने भी तंत्रज्ञ हैं, जितने भी निर्माता हैं, उनका रजिस्टर सरकार ने करके लो, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चले कि कितने कलाकार हैं महाराष्ट्र में, केंद्र को मालूम पड़े कि महाराष्ट्र में कितना, भारत में कितने कलाकार हैं। तो हमने ये मांग की है कि प्रायोरिटी पे इस पे आप जो भी आर्टिस्ट है उनकी रजिस्ट्रेशन किया जाए, बाकायदा उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। और तीसरी मांग हमने ये की है कि कलाकार और कलाकार का जो परिवार है उसको, उसके आरोग्य के लिए सरकार ने कुछ अच्छे से कदम उठाना चाहिए। जैसे आप ESI कामगार राज्य बीमा हॉस्पिटल है, जिसमें कोई भी 10 कामगार इकट्ठा आते, ESI का हफ्ता भरते हैं तो उनको वहाँ पर उसका फ़ायदा मिलता है। हम भी वो करने को तैयार है, लेकिन हमको रजिस्टर तो करो। और हमको रजिस्टर करेंगे तो हमारे आरोग्य के बारे में, हमारे परिवार के बारे में आप लोग सोचोगे। चौथी हमने मांग की है कि भाई ये जो 10 बजे तक कार्यक्रम जो है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 10 बजे तक लाउड स्पीकर बजेगा, और हमारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने उसको लागू कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि देखो बम्बई जैसी सिटी है, यहाँ पर जो भी आदमी है वो एक बार घर से बाहर निकला तो रात को 8-9 बजे ही घर पे आता है, चाहे वो किसी भी ऑफिसर हो, कामगार हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे आप जैसे पत्रकार हो। एक बार आदमी मुंबई में घर से बाहर निकलता है तो रात को आने में उसको 8-9 बजते हैं। वो 8-9 बजे वो घर पे आएगा, फ्रेश होगा, अपने बाल बच्चों में, अपने बीवी में, अपने परिवार में बैठेगा। उसके बाद में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके लिए जाएगा, चाहे वो गणेश उत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे वो नवरात्र उत्सव का हो, चाहे वो अम्बेडकर जयंती हो, चाहे वो शिव जयंती हो, चाहे वो कोई राष्ट्रीय संघ का प्रोग्राम हो, चाहे वो सत्यनारायण की महापूजा हो। हर इसमें 9 के बाद ही आदमी घर के बाहर आएगा। अब यहाँ पे 10 बजे लाउड स्पीकर बंद होता है, तो लाउड स्पीकर 10 बजे बंद होता है तो जो आयोजक है कार्यक्रम के वो कहते हैं कि भाई यार पब्लिक ही नहीं आती है, हम लोग इतना पैसा देते हैं, प्रोग्राम ही नहीं हो पाता है, 10 बज जाता है, 10 बजे के बाद हमको प्रोग्राम बंद करना पड़ता है। तो हमने ये मांग की है सरकार से कि सरकार इसमें पार्टी बने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और खुद केंद्र और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए और ये 10 के बजाय इसका जो टाइम है वो 12 बजे तक प्रोग्राम का किया जाए, ताकि हमारे जो कलाकार हैं उनको प्रोग्राम मिले, वो हमारे कलाकार प्रोग्राम कर उनको मिले, और वो प्रोग्राम के ज़रिए देश को और राज्य को सुजलाम सुफलाम और देश की एकता अखंड रखने के लिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। लेकिन ये होता नहीं है, तो ये भी हमने मांग की है। और हमने ऐसी काफ़ी मांगे अभी तक है। ये फेडरेशन ऑफ आर्टिस्ट एसोसिएशन है, ये सिर्फ ये कोरोना के लिए या 5,000 सानुग्रह या 5 लाख लोन लेने के लिए हमने नहीं निकाला। अब ये लॉन्ग टर्म का फेडरेशन होगा, और पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जो विविध कला प्रकार के जो संस्थाएं संगठन काम कर रही है, जो निर्माता है, जो तंत्रज्ञ हैं, उन सबको इकट्ठा करके ये फेडरेशन हम बनाएंगे। इस फेडरेशन में ना मैं नेता हूँ, और हमने ये भी तय किया है कि कोई हमारा नेता नहीं होगा, हम सब मिलके सामुदायिक नेतृत्व करेंगे। हर संस्था के 2-2 लोग हम उसमें निमंत्रक के हैसियत से लेंगे, और एक सार्वजनिक हमारी पार्लियामेंट जैसे हम लोग बैठेंगे, और सब लोगों की सोच लेकर सलाह मशवरा कर जो भी निर्णय करना है वो पूरे लोकशाही माध्यम से निर्णय होगा। और उसी तरह से अब हम इसके बाद
पूरे महाराष्ट्र में फेडरेशन के ज़रिए हम हमारे कलाकार जो भाई है, तंत्रज्ञ हैं, निर्माता है, उनके लिए लड़ाई हमने शुरू की है। जी हाँ, मनोज संसारा जी ने साफ साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत देश में अम्बेडकरी समाज का जो एकता है, जो विश्वास है और अखंडता है, उसे तोड़ा जा रहा है। ऐसे में सभी अम्बेडकरी समाज के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। ऐसे में जिस तरह भारत सरकार काम कर रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए नौकरियां देनी होगी। यहाँ तक कि जिस तरह फिल्म सितारे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए जो कुछ सरकारों को सोचना चाहिए, ऐसा मनोज संसारा जी ने कहा है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई।